और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम 2 साल बेमिसाल की शुरुआत हो चुकी है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अरपा नदी यहाँ की जीवन तो आपको दायिनी बता दें, बिलासपुर पहुंचे हैं और खास कार्यक्रम की खास तस्वीर आपके सामने। पूरे बस्तर अंबिकापुर तक, अंबिकापुर कोरबा रायगढ़ उसका एक सेंटर है ये। और यहाँ काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी स्कोप है और इसी कारण से यहाँ पे एयरपोर्ट स्टार्ट भी हुआ है। सरकार लगातार एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। अभी नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ अभी 290 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन जो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चाहिए था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भारत सरकार से बात करके भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और शासन की तरफ से डिफेंस मंत्रालय को इसका राशि भी दी जा चुकी है। तो इस तरह से सरकार बहुत ही सजग है। हमेशा पब्लिक सुविधाओं में किस तरह से बढ़ोतरी हो, इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। चूंकि शासकीय कार्यों में एक प्रक्रियात्मक जो टाइम लगता है, उस टाइम में जरूर ये हो सकता है कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मंशा जो होती है सरकार की यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को दें और इन योजनाओं का लाभ लेकर के लोग अपने न केवल स्वयं के जीवन स्तर को ऊपर करें बल्कि समाज एज ए होल जो है वो आगे डेवलप करे, उसके वो सरकार की मंशा होती है। एसएसपी साहब, बिलासपुर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रायपुर और बिलासपुर की जब मैं बात करता था 2000 में, जब नई राजधानी बनने का था, तो रायपुर से बेटर कॉम्पिटेंट था बिलासपुर। हालांकि बिलासपुर राजधानी नहीं बन पाया, लेकिन न्यायदहनी बना। क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ा पिछले कई सालों में। पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा कोशिश की गई है क्राइम रेट को भी कम करने की। मैंने सुना है कि क्राइम फ्री बिलासपुर बनाने का एक सपना है आपका, क्या कुछ है वो सपना? आप सभी के माध्यम से पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। निश्चित रूप से बिलासपुर हर प्रकार के दृष्टिकोण से, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में लें, चाहे रेलवे जोन है या एसईसीएल का मुख्यालय है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है। तो हम लोग इस स्तर पे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। क्राइम प्रिवेंशन पे हमारा जोर है। विशेष तौर पर आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हम लोगों ने बहुत मुहिम छेड़ी है, जो कि अधिकतम अपराधों की जड़ है। तो नशे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। बहुत से ऐसे नशे के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उनको जेल भेजा गया है और अभी तक 7 लोग हैं जिनको कि आजीवन कारावास भी हो चुका है। इसके अलावा जो हम लोगों ने फोकस किया है साइबर फ्रॉड पे, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है आज आम जनता के लिए। हर आज चोरी नकबजनी जो अपराध होते थे, उससे ज़्यादा कहीं इन अपराधों में लोगों का पैसा जा रहा है, उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं, जब ऐसी कारण होते हैं नशे के, तो उसमें ज़्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ अपराध होते हैं। तो उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है और उन अपराधों में भी कमी आई है। पिछले वर्षों की तुलना में 29% अपराधों में कमी आई है महिलाओं और बच्चों के अपराधों में, पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध दर्ज होते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने ट्रैफिक का, चूँकि शहर में पुलिस की जो प्रेजेंस है वो यातायात व्यवस्था को के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोगों ने ट्रैफिक में भी बहुत काम किया और काफ़ी उसमें भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो जिला स्तरीय बैठक होती है, उसमें हम सब ये सारी कमियां जो होती हैं रोड इंजीनियरिंग में, वो सारा डिस्कस करके उनको सुधार कराते हैं। साथ ही साथ में अवेयरनेस के लिए इन अपराधों का जो मैंने आपको बताया, उसके साथ ही साथ ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। चेतना कार्यक्रम के तहत जो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जिले में
18% जो दुर्घटनाओं से मृत्यु होती थी वो कमी आई है। लास्ट ईयर जो 359 डेथ हुई थी वो इस बार घटकर 298 हुई है। निश्चित रूप से ट्रैफिक और पुलिस प्रशासन सबकी मदद से इसमें कमी करने में हम लोग को सफलता मिली है, लेकिन ये अभी भी बहुत दुर्भाग्यजनक है कि इतने लोगों की डेथ हुई है। थैंक यू। संदीप अग्रवाल साहब, जिला पंचायत सीईओ से जब भी बात होती है तो पिछली सरकार हो चाहे उसके पहले की हो, डीएमएफ 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 एक ही वर्ड आता है। डीएमएफ अब बहुत ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से बिलासपुर में, उसके बाद भी मांगे कम नहीं होती। हर कोई सोचता है ये बन जाए डीएमएफ हो जाए, सरकारी कोई काम है डीएमएफ से हो जाए, कोई बंगला तैयार होना है डीएमएफ हो जाए, जनता चाहती हर काम उसके डीएमएफ से हो जाए। अब जब डीएमएफ बहुत कम है, मतलब इतनी मात्रा में है कि वो पर्याप्त है ही नहीं, फिर भी आम लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे कर पाते होंगे? हमारा जो राज्य है ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट में, करीब करीब 78% पॉपुलेशन गांव में रहती है और गांव की जो आकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। और छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, तो गांव के विकास करके ही हम स्टेट का विकास कर सकते हैं। और डीएमएफ एक ऐसा मद है जो कि एक गैप फिलिंग का कार्य करता है। हम इस मद के माध्यम से संपूर्ण विकास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो गैप रहते हैं, जो गवर्नमेंट की बजट है, स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसका जो गैप बच जाता है वो गैप फिलिंग का काम करता है। अभी निश्चित जो नया नियम आया है इसके अंतर्गत में हमारे पास जो मैन के एरिया हैं उसके आसपास ही हम काम कर पाएंगे, पूरे जिले में काम नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, चाहे वो अपने मनरेगा है जिसका नाम बदल के बीबीजी रामजी हो गया है, इसमें भी बहुत सारे फोकस किए गए हैं कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो बीबीजी रामजी में गवर्नमेंट ने अब इसमें स्थायी संरचनाओं पर जोर दिया है। तो पहले जो हम कच्चे काम करते थे, कच्चे काम के स्थान पे अब पक्का काम करने का इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसके माध्यम से हम जो गैप फिलिंग है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार के द्वारा इस वर्ष गवर्नमेंट बनने के पश्चात 18 लाख नए मकान बनने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बिलासपुर जिले को इसमें हाईएस्ट लक्ष्य प्राप्त हुआ और हमें लगभग 80,000 नए मकान हमको मिले हैं, जिसमें हमारे हर गांव में, हर पंचायतों में काम चल रहा है। इससे भी गांव में एक एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि हुई है, गांव की इकोनॉमी में पैसा आया है, जिससे गांव का विकास भी हो पा रहा है। कलेक्टर साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ शायद 20 साल से काम कर रहा हूं, 2005 से मैं दोनों को जानता हूं। विजन बहुत क्लियर है। आप जब भी बात करें तो आप आने वाले 4-5 साल की बात नहीं करें, आप बात करें अगले 25 से 30 साल, 40 साल। शहर तब कहां पहुंचेगा उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है। सड़कों को लेकर लगातार मैं देखता हूं सर, बहुत गंभीर आप नजर आते हैं। गंभीर होना जरूरी भी है, क्योंकि नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, अब लिंक रोड बन रही है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव जो है वो चौतरफा बढ़ते जा रहा है। सड़कों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है सर बिलासपुर में? जैसा हम लोग सब जानते हैं कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 2047 तक हम लोग विकसित भारत की कैटेगरी में आएंगे। निश्चित तौर पे उसमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी हो रहे हैं, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में हर घर में एक 4 व्हीलर गाड़ी होगी। हम ऐसा मान के चलते हैं, और जब गाड़ियों का इतना दबाव होगा तो उसके लिए बहुत आवश्यक होगा कि हमारी रोड्स, ब्रिजेस, उसको हम अभी से ही प्लान करें। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सारे ऑफिसर, एसपी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब और सभी सीनियर ऑफिसर्स स्टेट लेवल पे भी सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो शहर हैं वो बढ़िया विकसित हों। उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग सभी लोग मिल करके करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, और लगातार स्वीकृति भी मिल रही है। अभी यहाँ पे बिलासपुर में जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स जो हैं वो कम है, क्योंकि एक पुराना शहर है, वो शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है चारों डायरेक्शन में। तो पुराने शहर से जब भी हम नए एरियाज में जाते हैं तो एक कोने से दूसरे एरिया पे जाने के लिए पूरे शहर को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ फ्लाईओवर्स की हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। इसके अतिरिक्त जैसे व्यापार विहार है, व्यापार विहार में चूंकि वहाँ पे एफसीआई का गोडाउन भी है, व्यापार विहार में माल्स का आना जाना रहता है, माल धक्का भी वहीं पे है। तो उस एरिया पे एक फ्लाईओवर कैसे हम लोग प्लान करें, अंडरपास फ्लाईओवर,
इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे चूंकि अरपा नदी है, अरपा नदी के किनारे किनारे कैसे सड़क बनाई जा सकती है जिससे लोगों को आवागमन में इजी हो जाए। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड चूंकि एक सेंटर जगह पे है, बस स्टैंड से CMD कॉलेज साइड, इमलीपारा साइड, तेलीपारा साइड या दयालबंद साइड, और दयालबंद होते हुए मस्तूरी और इधर अपोलो साइड, सरकंडा साइड निकलने का एक जो रास्ता है, उन सभी एरिया पे किस तरह से हम लोग बेहतर एक फ्लाईओवर की प्लानिंग करें, इसके लिए सरकार ने इस साल अभी टेंडर फ्लोट हुआ है, उसमें एक कंसल्टेंट भी नियुक्त हो गए हैं, वो इस बारे में सर्वे का काम भी उन्होंने चालू किया है। तो चारों डायरेक्शन में जहां कहीं भी फ्लाईओवर की जरूरत है वहां पे फ्लाईओवर, जहां पे रोड्स अभी सकरे रोड है जिसको हम अभी चौड़ा कर सकते हैं चूंकि वहां पे हमारी गवर्नमेंट लैंड भी है पास में, तो उन गवर्नमेंट लैंड का उपयोग करते हुए हम लोग उस रोड का चौड़ीकरण कैसे करें। कुछ ग्रीन फील्ड्स जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड नहीं भी होगा, प्राइवेट लैंड होगा, तो नए सिरे से वहां पे हम किस तरह से रोड डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिस जगह उनको काम है और जिस जगह से निकलना है तो वो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से क्रॉस होकर के उस जगह पे जाने की जरूरत उनको नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से प्लान किया जा रहा है। लकीली यहाँ पे NHI के बढ़िया रोड्स हैं, 2 NHI यहाँ पे हैं, उन दोनों NHI को कनेक्ट करके कैसे हम लोग शहर के एक इनर रिंग रोड, पहले एक आउटर रिंग रोड यहाँ पे बिलासपुर शहर में है, एक इनर रिंग रोड की भी यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है, उसकी भी हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। तो ये सारी चीजें समय के हिसाब से धीरे धीरे जरूर पूरी होंगी। एक बार जब आइडियाज आ जाते हैं, जरूरत फील होने लगती है, तो वो चीजें सैंक्शन होंगी और वो सारी चीजें धरातल पे दिखने लगेंगी। पूरे देश की बात करूं SSP साहब, तो सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ रही है और बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि सड़क दुर्घटना बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। बिलासपुर में पिछले 1 साल में मैंने जो डेटा इकट्ठा किया थोड़ा बहुत, उसमें ये बताया गया कि सड़क दुर्घटना में भी कमी आई है, मौतों में भी कमी आई है। क्या कुछ इसका कारण आप मान रहे हैं सर? निश्चित रूप से आदित्य जी, हम लोगों ने कुछ कारणों को विश्लेषण किया जो मौतें हुई थी। उसमें मुख्य रूप से ये चीज़ें आई कि मोर देन 50% नशे के कारण, और जो 6 से लेके 12 बजे की टाइमिंग है उसमें सबसे ज़्यादा दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो टाइम का और कारण का, तो एक नशे से, दूसरा बगैर हेलमेट के, हेलमेट अगर लगाया हुआ व्यक्ति है तो उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसको ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया, वो ठीक हो गया, और हेलमेट नहीं लगाया है तो उसमें फैटेलिटी ज़्यादा जल्दी उसकी मृत्यु ब्लड निकलने के कारण से। इसी प्रकार से जो स्पीड, चूँकि रोड अच्छी है, हमारी नेशनल हाईवे है और बड़ी तेज़ी से चलाते हैं स्पेशली युवा, सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण, तो ऐसे कुछ कारणों को हम लोगों ने चुना और उस पर हम लोगों ने एनफोर्समेंट किया। जो चौथा जो हम लोगों का वो रहता है कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग किया। उसकी कार्रवाइयाँ पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना, मतलब 100 गुना से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हमने की हैं। उसका प्रभाव पड़ा। शासन के द्वारा जितने भी हमको संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, हमारे पास 3-3 हाईवे पेट्रोलिंग दी गई है, हमारे पास इंटरसेप्टर है, हमारे पास ऐसे और भी ऐसे संसाधन हैं जिससे कि स्पीड रडार है, जिससे हम लोग इन चीज़ों पर कार्रवाइयाँ कर पा रहे हैं, जिसका कि निश्चित रूप से बेहतर प्रभाव पड़ा है। लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, बहुत लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, उसका भी एक परिणाम हुआ है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रैफिक इमरजेंसी में ज़्यादातर एक्सीडेंट दुर्घटना होने पर तत्काल वहाँ सर्विसेज नहीं पहुँच पाती थी। उसमें सबसे ज़्यादा हमारा काम हुआ है 112 के कारण। 112 इमीडिएट पहुँच जाती है, 108 पहुँच जाती है, और करीब 27 ऐसे हॉस्पिटल लिस्टेड हुए हैं जहाँ पर कि हम लोग वहाँ मरीज को तुरंत ले जा सकते हैं और वहाँ उनका इलाज हो सकता है, जिसमें कि कैशलेस इलाज है। तो ये भी, अब ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है और निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों का हम लोग बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि इन दुर्घटनाओं में कमी आएगी और दुर्घटनाओं में मौतें भी कम होंगी। थैंक यू। अग्रवाल साहब, पूरे देश में जी राम जी की खूब चर्चा है
चूंकि जिला प्रशासन का बड़ा दायित्व है, क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? थोड़ा पब्लिक भी बैठी है, बहुत सारे इफ एंड बट्स भी चल रहे हैं, थोड़ा सबके सामने अगर बता पाएं तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल शासन का बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है ये, क्योंकि हम एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। तो डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि हमें जो अनस्किल्ड लेबर से आगे बढ़ते हुए स्किल्ड लेबर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो किस तरह से पब्लिक को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ज़्यादा उनको रोजगार मिल पाए, इसके लिए काम करना जरूरी है। तो शासन की मंशा ये है कि लोग अनस्किल्ड लेबर से स्किल की तरफ बढ़ें। तो हम देखते हैं जी राम जी में, इसमें ग्रामीण जो अपना स्कीम बनाया हुआ है, गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, किस तरह से लोग अपने आजीविका के लिए अन्य काम भी करके डेवलप हुआ है, इसको ध्यान दिया गया है। साथ ही इसमें पहले 100 दिन रोजगार गारंटी थी, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। और इसमें पक्के संपत्तियों के निर्माण में बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बीच में एक मिनट टोक रहा हूं आपको। जी राम जी में सर पॉलिटिकल बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव चीजें चल रही, लेकिन जो उसके एक्चुअल जो बेनिफिट्स हैं वो शायद लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो आप ब्रीफ कर रहे हैं 100 से 125 दिन हुआ, क्या उसमें एड ऑन हुआ, ये जरूर आम लोग समझें। बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। पहले 100 डेज का रोजगार गारंटी मिलता था, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब लोगों को 25% एक्स्ट्रा काम गांव में करने को मिलेगा, जो निश्चित रूप से उनके रोजगार के लिए, वो उनकी इनकम के लिए बढ़ावा देगा। सेकंड, इसमें पहले की भांति इसमें अभी भी अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उनको रोजगार भत्ते की पात्रता है, जो पहले भी थी अभी भी रहेगी। और एक बड़ा बदलाव ये किया गया है इसमें कि इसमें अब पक्के संपत्तियों के निर्माण पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग है, सड़कें हैं, आपके सिंचाई के साधन है। और चूंकि अभी हमारे यहाँ भूजल स्रोत की बहुत समस्या आ रही है, आप जानते हैं कि हमारे स्टेट में भी बहुत से जिलों में कई सारे ब्लॉक क्रिटिकल ब्लॉक में आ चुके हैं। तो जल संचय एक बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, जिसको हम सबको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जी राम जी में जल संचय के ऊपर बहुत फोकस दिया गया है, और इसके अधिकांश काम हमें जल संचय के ऊपर करने के हमें इसमें निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस तरह से ये कुल मिला के देश के समग्र विकास और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेगा। ये कलेक्टर साहब, टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए। कई देश ऐसे हैं जो टूरिज्म के भरोसे ही उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से चल रही है। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। अब बिलासपुर में तो मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर से खूबसूरत बिलासपुर है। जब आता हूं मुझे ऐसा लगता है बस यहीं रुक जाओ। क्या कुछ टूरिज्म के लिए करने जा रही है जिला प्रशासन और सरकार, ताकि बिलासपुर के लोगों के लिए, बाहर से भी जो लोग आए वो भी बिलासपुर को बहुत अच्छे से जान सकें, समझ सकें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो है टूरिज्म को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। बिलासपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें सभी तरह के टूरिज्म यहाँ पे हैं। यहाँ पे जैसे हमारा पूरा माँ माया जी का मंदिर है रतनपुर में, और रतनपुर से जब हम कोटा की ओर जाते हैं तो अचानक माँ टाइगर जो है, टाइगर रिजर्व है, और अभी वहाँ पे 18 टाइगर हैं वहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत टेरेन है, काफ़ी बड़ा एरिया है। सरकार इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ सरकार की प्लानिंग है। हमारे माननीय मंत्री जी भारत सरकार में जो हमारे एमओएस हैं वो भी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बेहतर कॉरिडोर वो हम लोग यहाँ पे डेवलप करें, ताकि जैसे ये पूरा एरिया अमरकंटक से जुड़ा हुआ है ना। एक साइड में कान्हा किसली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कान्हा किसली या अमरकंटक से कोई भी टूरिस्ट आता है और यहाँ अचानक माँ टाइगर आता है, यहाँ पे वो धार्मिक टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। साथ में हमारे बहुत अच्छे डैम्स बने हैं यहाँ पे, चाहे चापी डैम हो, चाहे खोटा घाट डैम हो, और आगे हम जाएंगे तो कोरबा जो है बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ पे। काफ़ी बुका डैम, सतरंगा डैम, इतना बड़ा बांगो डैम। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो सरगुजा टच करते हैं तो मेनपाट काफ़ी सुंदर जगह है। तो एक बढ़िया सर्किट टूरिज्म का ये छत्तीसगढ़ का ये वाले पोर्शन पे हमें मिलेगा। सरकार इसी के हिसाब से बहुत अच्छा प्रयत्न कर रही है। अभी हम लोगों के पास सिटी बसेस भी आ रही हैं जिसको हम लोग हर ब्लॉक पे लेके जाएंगे। लोगों के रहने के हिसाब से आधारभूत जो संरचना है, काफ़ी प्राइवेट लोग आ रहे हैं, तो अब वहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है। रोड्स उस जगह पे किस तरह से रोड अच्छी रोड बने, इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रतनपुर से केवची लगभग
300 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बन रहा है, जिसमें कुछ एरियाज जो है उसको हम लोग 4 लेन के रूप में भी हम लोग डेवलप करने की हमारी प्लानिंग है, और वो बहुत जल्दी उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो इस तरह से सभी तरफ हमारे कोटा एरिया में कोटा जो नगर पंचायत क्षेत्र है उसके चारों तरफ किस तरह से बाईपास रोड बने, तखतपुर का किस तरह से बाईपास रोड बने, ताकि कोई भी किसी भी जगह पे जाना चाहे तो बहुत ट्रैफिक में नहीं फंसे, रोड अच्छी चौड़ी चौड़ी उनको रोड मिले, वहां जाने पे उनको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सिक्योरिटी बहुत अच्छा मिले, बढ़िया गाइड मिले वहां पे। तो न केवल इससे बाहर के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि हमारे जो लोकल लोग हैं उन लोगों को लोकल रूप से रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे गाइड के रूप में, वहाँ टूरिस्ट जो आएंगे उनके खान पान को लेकर के। और इससे न केवल रोजगार के अवसर मिलेगा, बल्कि हमको अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का भी अवसर मिलेगा। इससे हमारे यूथ जो हैं वो बहुत अच्छे इंगेज होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे यूथ जाएंगे, और जब यूथ सही डायरेक्शन में सही समय पे जाने लगेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा स्टेट, हमारा देश बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी जो प्रमोट होकर फिर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बनते हैं, उनका जलवा है। रायपुर में लालूमेर सिंह साहब, बिलासपुर में रजनीश सिंह साहब, आप आसपास और देख लीजिए जितने बड़े जिले हैं, संभाग मुख्यालय सरगुजा में राजेश अग्रवाल जी। सर, नए जो आईपीएस आ रहे हैं उन पर भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है। मुझे मालूम है आप इस पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये चीजें आ रही है सामने। लॉ एंड ऑर्डर को क्या बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसा लगता है कि और आपको धूप में और जलना पड़ेगा और आपको काम, क्योंकि आप लोग जब आईपीएस बनते हैं तो 15, 17, 20 साल आप उस स्टेट को देते हैं। एक एक जनता, एक जो लोग, अगर भीड़ में 100 लोग शामिल होते हैं तो उसमें कम से कम 50 लोग को आप इंडिविजुअल जानते हैं। ये कमी आपको लग रही है कि जो बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रायगढ़ की खराब हुई, तमनार की, अंबिकापुर की खराब हुई, बीच में कोरबा में चीजें सुनाई देती हैं, कई अलग अलग जगह से चीजें खराब हुई। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव और होने चाहिए ऐसे जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो? तो नहीं, ऐसी कोई बहुत स्थिति की तो मैं आकलन नहीं कर पा रहा हूँ। और जितने भी नए अफसर आ रहे हैं हम लोग तो देखते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे ज़िले में ही करीब 3 आईपीएस प्रोबेशनर यहाँ से गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सीएसपी भी हैं हमारे यहाँ। तो ऑफिसर्स तो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पर विशेष परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं जिसमें कि कहीं भी कोई भी अफसर रहे उसके सामने ये स्थिति आ सकती है, और परिस्थितियां इस तरीके की होती हैं कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो कहीं चूक हो जाती है, तो ये हो सकती है। लेकिन कमोबेश सभी बहुत ही बेस्ट अफसर हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। संदीप सर, जिला पंचायत के आने वाले समय में बिलासपुर को लेकर क्या योजना है, क्योंकि बिलासपुर की जनता यहाँ बैठी है, आप खुद ब्रीफ करें तो बहुत बेहतर होगा। जी हाँ, ग्रामीण का जो पंचायत विभाग है हमारा, उसमें हमारे 3 जो मेजर स्कीम चल रही है अभी। पहला तो आवास का स्कीम चल रहा है, जिसमें हमने इस साल जो लक्ष्य मिला हुआ है 80,000 मकान हमको बनाना है, जिनमें हमने 37,000 मकान पूरा कर लिया है, और शेष मकान में हमारा काम चल रहा है। और बिलासपुर ज़िले के ऐसा कोई एक भी गाँव नहीं है जहाँ एक भी मकान ना बन रहा हो। तो अभी इस साल मार्च तक में हमें मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है। सेकंड, इसी में ही आवास +2 का सर्वे हमने किया है ज़िले में। इसमें पूरे स्टेट में हाईएस्ट 2,32,000 सर्वे हमारे ज़िले में हुआ है, और इसमें अभी जो सर्वे हुए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के पश्चात जो लोग पात्र होंगे उनका मकान का आवंटन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। तो अगले जो 25, 26 और अगले वर्षों में हमारा ये सबसे बड़ा काम रहेगा कि हम जिले में जो बाकी पात्र बचे परिवार हैं उनका मकान का निर्माण हम करवा पाएँ। सेकंड है हमारा, जैसे बताया आपको, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी जो हो गया अपना भी। इसमें हम अगले साल के लिए हमने सभी पंचायतों में प्लानिंग की है। सभी पंचायतों में एक हमारा पोर्टल है, एक धरा पोर्टल, इसके अंतर्गत ग्राम सभा करा के ग्राम की क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या उनकी आकांक्षाएँ हैं, क्या काम करना चाहते हैं, उन सब कामों को ग्राम सभा में लिस्टिंग करा के, उनकी चर्चा करा के उनको पोर्टल में हमने दर्ज कराया है। उसी के आधार पर अब अगले साल हमें काम मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें 1 साल पहले से ही हमने प्लानिंग किया है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। पहले हम केवल रैंडम काम शुरू करते थे, अब पूरी प्लानिंग करके ग्राम सभा के माध्यम से
पोर्टल के माध्यम से इसमें एंट्री किया गया है और इसमें काम किया जाएगा। साथ ही तीसरा जो बड़ा स्कीम चल रहा है हमारा वो है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें हम 2 लक्ष्य थे हमारे पहले, अपना ODF का गांव को प्राप्त करना जो हमने 19 में प्राप्त कर लिया था। सेकंड था हमारा प्लास्टिक मुक्त एवं पोल्यूशन फ्री पंचायत, जिसमें हमारा काम चल रहा है। इसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में कचरा कलेक्शन प्लस कचरा का डिस्पोज करना, ये जो मेजर काम था ये काम चालू हुआ है। और अगले वर्षों में हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे सभी ग्राम पंचायत जो हैं वो प्लास्टिक मुक्त पंचायत हमारे बन जाए, इसके लिए हम फोकस करेंगे। कलेक्टर सर, यूथ किसी भी स्टेट का सबसे पावरफुल असेट होता है सर। फ्यूचर क्योंकि डिपेंडेंट यूथ पर ही है। युवाओं के लिए क्या कुछ कर रही है जिला प्रशासन की, क्या योजनाएं हैं जिससे बिलासपुर का यूथ जुड़ सके और बिलासपुर के विकास में खुद को सहभागी बना सके? आपने सही बताया कि अगर यूथ जो है हम उन पे फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव जाएंगी, बहुत फास्ट चीज़ें जो है पॉजिटिव होंगी। तो बिलासपुर ज़िले में भी यूथ पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है उस पे हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग एक प्लान किए हैं कि स्टार्टअप्स जो भी है, जो भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, जो खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन का काम अभी हम लोग जनवरी में करने जा रहे हैं। इसमें कम से कम ऐसे 100 से 200 लोग जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल और स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ें उनकी ज़रूरत का है, देश के अंदर किस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो सारी एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेंगी। यहाँ पे चूँकि बहुत अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी और भी जो हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थानों पे किस तरह से हम बेहतर तरीके से हम लोग यूथ को एक अच्छी दिशा दे सकें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी हम लोग प्लेसमेंट सेल भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने हमारे जो कॉलेज के बच्चे थे, गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे गर्ल्स, गुजरात की एक कंपनी, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने यहाँ पे 5 कॉलेजेस में जा करके, जो बिल्हा मस्तूरी जो चारों ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक के हेडक्वार्टर और यहाँ के कॉलेज में उन्होंने बच्चियों को सेलेक्ट किया था कि वो अगर गुजरात में जा करके सर्विस करना चाहती हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में फाइनल भी कर लिया था। 136 बच्चियां उसमें सेलेक्ट हुई थी, बट चूंकि होम सिकनेस एक बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो अभी हम लोग उसमें से 5 बच्चियां वो गई हैं। उनका एक्सपीरियंस के बाद बाकी बच्चियों को जब हम लोग बताएंगे तो निश्चित तौर पे ये बच्चियां भी आगे जाएंगी। और जब एक बार हमारा यहाँ का यूथ अच्छी ट्रेनिंग लेकर के अच्छी जगह जाएगा तो उनको देख करके हमारे बाकी लोग मोटिवेट होंगे। और मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में यूथ बहुत ही सिंपल हैं, सरल हैं, मेहनती हैं। इनको एक सही दिशा अगर हम लोग दे पाएंगे तो छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एसएसपी साहब, बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने की कगार पर है, लगभग नक्सल मुक्त हो ही चुका है। आपने भी शुरुआत अपनी बस्तर से ही की थी सर, जितना मुझे जानकारी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्रहार होना चाहिए वो प्रहार होना चाहिए नशे के खिलाफ। बहुत जरूरी भी है। छत्तीसगढ़ में मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं कि नशा बाकी राज्यों की तुलना में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत, क्योंकि पेरेंट्स हैं, जितना ध्यान दे सकते हैं देते हैं, लेकिन यूथ जो है 12-13 साल 14 साल की उम्र से ही सूखा नशा, शराब के नशे में, गांजा, अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर आ रही, मादक पदार्थ यहाँ पर आ रहे हैं। इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बार ये यूथ उस चक्कर में गया तो उसकी पूरी फ्यूचर तो खराब हो गई, साथ में पूरी आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ कर रहे हैं बिलासपुर के लिए? बिल्कुल सही आपने इसको आकलन किया है कि जैसा पहले भी मैंने कहा कि कानून व्यवस्था को सबसे ज़्यादा चैलेंज फिर ये नशा करके जो अपराध होता है उससे होता है। यहाँ जितने भी देखिए आप के इस कार्यक्रम में युवा बैठे हैं, पूरे ज़्यादातर मुझे युवा दिख रहे हैं, उन सभी को मैं आह्वान भी करता हूं आपके माध्यम से कि नशा सिर्फ और सिर्फ जीवन को बर्बाद करता है। आप न केवल आपका
बल्कि आपके परिवार का और आपके समाज का। तो हम लोग इसको लेकर न केवल सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 7 आयाम लिए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसमें एक नशा एक बहुत बड़ा जो उस पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। न केवल वो स्कूल कॉलेज बल्कि ऐसे सभी सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी, एक अटल यूनिवर्सिटी है, उनके बीच में हमारे पुलिस अफसर जाते हैं। पूरी एक टीम है, जिला प्रशासन से भी हमारे, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ड्रग्स डिपार्टमेंट हो, सबकी एक टीम बना रखी है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। तो निश्चित रूप से मैं सकारात्मक आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोग जिस नशे की आप बात कर रहे हैं, सूखा नशा, जो कि युवा तेजी से उसकी गिरफ्त में आ रहा है, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे टैबलेट्स हो, चाहे अन्य, चाहे कैनाबिस हो, तो इससे हम लोग निजात दिला पाएंगे और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके ही, बिना कम्युनिटी के इन्वॉल्व हुए मैं गारंटी लेता हूं कि पुलिस या कोई भी ऐसी एजेंसी जो है वो समाज को नशे से मुक्त नहीं कर सकती है जब तक कि समाज इसमें शामिल नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे और करना था मुझे, 2 साल में कितना परिवर्तन बिलासपुर में देख रहे हैं आप, खासतौर से क्राइम के उसमें? क्राइम में जो भी यहाँ पर काम हुआ है, निश्चित रूप से उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें सामाजिक जागरूकता का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, जिससे कि समाज में क्राइम के अपराध की दर में कमी आई है। जैसा कि मैंने सभी आपको 5 विशेष तौर पर, एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, बिलासपुर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कुछ ऐसे इनपुट रहते थे जिसके खिलाफ हम लोगों ने बड़ी सख्त कार्रवाई की है, चाहे जिसको हम लोग लैंड माफिया बोलें, चाहे ड्रग्स माफिया बोलें, चाहे माइनिंग का होता है, उसमें भी हम लोगों ने FIR की है। माइनिंग डिपार्टमेंट ने 56 FIR की, उसमें सबको हम लोगों ने कोर्ट में पेश किया। तो मतलब जो भी इस प्रकार के इनपुट हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, चाहे जो समाज को व्यापक तौर पे प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है और उसका लाभ भी मिला है पुलिस को और प्रशासन को, सभी को। थैंक यू। कलेक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये था कि नालंदा परिसर बहुत तेजी के साथ हर जगह बन रहे हैं सर, यूथ के लिए बहुत सारी चीजें आपने बताई है, लेकिन बिलासपुर में अभी भी मैं ये मानता हूं सर कि और एजुकेशनल डेवलपमेंट इसमें होने ही चाहिए। खास तौर से अगर मैं मेडिकल में भी देखूं तो अभी भी बिलासपुर में अपोलो के अलावा कोई बेहतर सुविधा यहाँ पर प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो है नहीं। क्या कुछ और आपको लगता है जो फिलहाल अगले 2-3 साल में बिलासपुर में देखने को यहाँ की जनता को मिलेगा? एक, चूंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, अभी रूल्स चेंज हो गए, तो हमने एक 15 करोड़ रुपए का एक एजुकेशन हब यहाँ पे हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके उसको स्वीकृत किया है। वहाँ पे एक नालंदा परिसर 12 करोड़ 11.5 करोड़ का वो स्वीकृत हुआ है। ये पूरा एजुकेशन हब जो है वो करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और उसमें चूंकि बिलासपुर, जैसा हम सब लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ बनने से पहले से ही एक अच्छा सेंटर था एजुकेशन का, और इसमें उस समय जब PSC में मध्य प्रदेश के समय पे सबसे अधिक सिलेक्शन अगर कहीं से होता था तो एक बिलासपुर का नाम होता था। मैंने तो ये भी देखा है कि मालवा साइड से भी बच्चे यहाँ पे कोचिंग के लिए यहाँ पे आते थे, तो उसका एक अनुभव भी था और एक नाम भी था। और हमने यहाँ पे सभी संस्थानों से बात की, उनकी बैठक बुलाई, सब लोगों ने एक इच्छा जाहिर की थी कि एक बढ़िया अच्छा सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। लकीली हम लोगों के पास ज़मीन अवेलेबल थी, पैसे भी थे, और एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की एक बेहतर सोच थी कि हम लोग बिलासपुर को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से ये एजुकेशन हब की हम लोगों की प्लानिंग है। इसमें 44 हॉल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, कैंटीन्स उसमें रहेंगे, हॉस्टल्स रहेंगे, उसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी, जैसा मैंने बताया 11.5 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे लाइब्रेरी बनेगी।
चूंकि ये स्पॉट जो है वो नदी के किनारे है, तो नदी के पास का जो भी डेवलपमेंट है उस जगह पर सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ के बच्चे अच्छी एजुकेशन लें और वो एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हों और अपने स्टेट और देश के लिए सेवा कर सकें। मैं बातचीत तो बहुत देर तक करना चाहता था, लेकिन 3 बजे सर का पहले से ही प्रोग्राम है, तो मैं इसके बाद सर बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर, आप लोगों से यहाँ की जनता को जानने का मौका भी मिला, बिलासपुर को आप लोग की सोच क्या है कि बिलासपुर को आप लोग कहाँ तक लेके जाएंगे। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं विजन जो होता है वो विजन बहुत क्लियर है। देखिए आने वाले 20 साल का विजन, 30 साल का विजन अगर आप लेके चलेंगे तभी आप शहर को आगे बढ़ा पाएंगे। क्राइम के मामले में मैं अक्सर रायपुर से पहले नाम सुनता था, बिलासपुर में आज ये हो गया, बिलासपुर में आज वो हो गया, मैं बहुत कम सुन रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार की घटनाएं बिलासपुर में कम हो रही है, और बड़ी जवाबदारी संदीप अग्रवाल साहब के कंधों पर भी है, जी राम जी को आगे लेकर जाना है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।